उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को अमेरिका का F-16 फाइटर जेट मिलना इस बात का इशारा है कि रूस ये जंग बहुत बुरी तरह हारने वाला है। यूक्रेन कई महीनों से F-16 जेट पाने के लिए अमेरिका के पीछे पड़ा था और पिछले हफ्ते बाइडेन यूक्रेन की मांग पूरी करने को तैयार हो गए, जिसके बाद से ज़ेलेंस्की के तेवर एकदम आक्रामक है। इस बार तो उन्होंने पुतिन को सीधे सीधे कह दिया कि यूक्रेन के हाथ F-16 लगने का मतलब है जंग में रूस की उल्टी गिनती शुरू होना। सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, रक्षा विशेषज्ञ भी काफी वक्त से कह रहे हैं कि अगर पश्चिमी देशों को यूक्रेन को जंग जितानी है तो उसकी वायुसेना को जबरदस्त ताकत देनी होगी और ये तभी होगा जब यूक्रेन को F-16 जैसा दमदार जेट मिलेगा। आखिरकार अमेरिका मान गया, जिसके बाद पोलैंड समेत कुछ दूसरे नेटो देशों में यूक्रेन के पायलटों को F-16 को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। उधर यूक्रेन के खुफिया विभाग एक अफसर के हवाले से पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन की सेना की हिट लिस्ट में हैं और उन्हें मारने के लिए यूक्रेन की सेना ने प्लान भी तैयार कर लिया है। इसी महीने की शुरुआत में मॉस्को में राष्ट्रपति भवन पर ड्रोन अटैक भी हुआ था। हालांकि तब यूक्रेन ने इनकार कर दिया था कि उसने इस हमले को अंजाम दिया, लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक बड़े अफसर ने यह कबूल किया कि उनके जासूस पुतिन की हत्या की प्लानिंग में जुटे हैं। इसके लिए यूक्रेन की राजधानी कीव में उन्हें तैनात भी कर दिया गया। यूक्रेन के एक ऑफिसर ने यह दावा किया है कि पुतिन भी इस बात को जानते हैं। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफसर ने दावा किया कि रूस में भी काफी लोग उनके समर्थन में हैं और वो चाहते हैं कि एक स्पेशल ऑपरेशन चलाकर पुतिन को खत्म कर दिया जाए। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन के खुफिया विभाग के जासूस पुतिन के करीबी वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन को भी मारने की कोशिश में है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन की मदद के बाद जर्मनी की सेना में तोप और टैंकों की कमी हो गई, जिसकी भरपाई के लिए वो अब भारी मात्रा में दूसरे देशों से इन्हें खरीदेगा। रूस के साथ युद्ध लड़ रहे यूक्रेन को जर्मनी ने 18 लेपर्ड 2 टैंक और भारी मात्रा में गोला बारूद दिया था, जिनका इस्तेमाल ज़ेलेंस्की की सेना ने जंग के मैदान में पुतिन की फौज को सबक सिखाने में किया। यूक्रेन को सप्लाई के बाद अब अपनी सेना में तोपों और टैंकों की कमी को पूरा करने के लिए जर्मनी ने प्लान तैयार किया है, जिसके तहत 57 करोड़ 80 लाख डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 5000 करोड़ से 18 लेपर्ड 2 टैंक और 24 करोड़ 30 लाख डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 2000 करोड़ की कीमत से 12 होवित्जर तोप खरीदी जाएंगी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक 2026 तक इस खरीद को पूरा कर लिया जाएगा। इसी साल मार्च महीने में जर्मनी की संसद ने 28 होवित्जर तोप खरीदने को मंजूरी दी थी। इधर भ्रष्टाचार के एक मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के साथ दूसरी बार हादसा हो गया। वो तिहाड़ जेल के बाथरूम में फिसल कर गिर गए, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत ज्यादा बिगड़ने की वजह से सत्येंद्र जैन को LNJP में शिफ्ट किया गया। एक हफ्ते में यह दूसरी बार है जब उन्हें अस्पताल लाया गया। इससे पहले 22 मई को बाथरूम में गिरने की वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के ही सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया था। सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया गया था और तभी से वो तिहाड़ जेल में बंद है। इस बीच दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों के खिलाफ FIR दर्ज करने की याचिका को पटियाला हाउस कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। आरोप है कि पहलवानों ने प्रधानमंत्री मोदी और कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए थे और कोर्ट में दायर याचिका के मुताबिक इसकी शिकायत करने के बावजूद दिल्ली पुलिस ने पहलवानों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। यही वजह थी कि याचिकाकर्ता को पटियाला हाउस कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, जिसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया और दिल्ली पुलिस से इसकी रिपोर्ट मांगी। इस मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में अगली सुनवाई 9 जून को होगी। उधर लेबनान के रिजर्व बैंक के गवर्नर रियाद सलामा करीब 30 करोड़ डॉलर यानी करीब 2500 करोड़ रुपए के गबन के मामले में फंस गए। दुनिया भर के बड़े अपराधियों पर नजर रखने वाली संस्था इंटरपोल ने उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया, जिसके बाद रियाद सलामा के देश से बाहर जाने पर पाबंदी लग गई, यानी वो अब लेबनान छोड़कर कहीं नहीं जा सकते और उन्हें लेबनान में रहकर ही जांच का सामना करना पड़ेगा। रियाद सलामा के साथ उनके भाई को भी आरोपी बनाया गया और दोनों के पासपोर्ट जब्त कर लिए गए। रियाद सलामा पर रिजर्व बैंक के गवर्नर रहते हुए करीब 2500 करोड़ के गबन करने और उस पैसे को विदेश में छिपाने का आरोप है। 30 साल से लेबनान के रिजर्व बैंक के गवर्नर रियाद सलामा पर फ्रांस और जर्मनी में भी मामले दर्ज है। इसी साल जुलाई में उनका कार्यकाल खत्म होगा। इस बीच लंदन में 18वीं सदी में दक्षिण भारत पर शासन करने वाले टीपू सुल्तान की तलवार की नीलामी की गई, जिसमें तलवार तय की गई रकम से 7 गुना ज्यादा कीमत में बिकी, जबकि 2016 में विजय माल्या ने इस तलवार को अशुभ बताते हुए इसे वापस कर दिया था और उनका दावा था कि इसे खरीदने के बाद से ही उनका खराब समय शुरू हो गया था। और अब लंदन में टीपू सुल्तान की इस तलवार की नीलामी की गई। नीलामी में तलवार की कीमत 1 करोड़ 74 लाख डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 140 करोड़ रखी गई थी, जो कीमत से करीब 7 गुना ज्यादा यानी भारतीय रुपयों में करीब 980 करोड़ में बिकी। 1 मीटर लंबी इस तलवार की खासियत यह है कि इस पर सोने की लिखावट है। इससे पहले 2004 में विजय माल्या ने इस तलवार को खरीदा था, जिसके लिए उन्होंने करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपए खर्च किए थे।
दावा किया जाता है कि टीपू सुल्तान की इस तलवार को 1799 में ब्रिटिश सैनिक लूट कर ले गए थे। उधर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी की एक 7 मंजिला इमारत में आग लगने से हड़कंप मच गया और आग की ऊंची ऊंची लपटों को देखकर चीख पुकार मच गई, जिसके बाद वहां दमकल विभाग की टीम पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गई। लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते उसने आसपास की इमारतों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने आसपास की इमारतों को तुरंत खाली कराया, क्योंकि आग लगने के बाद इमारत के टुकड़े सड़क पर गिर रहे थे, जिसकी वजह से आवाजाही को पूरी तरह बंद करना पड़ा। आग लगने का जो वीडियो सामने आया उसमें आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखी, जो बेहद डराने वाली थी। इधर पाकिस्तान की आर्थिक हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई, जिसकी वजह से उसकी जीडीपी विकास दर 0 के करीब पहुंच गई। पाकिस्तान इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है। रही सी कसर वहां के मौजूदा राजनीतिक संकट ने पूरी कर दी, जिसके बाद पाकिस्तान की जीडीपी विकास दर 0 के करीब पहुंच गई। वहां के मीडिया ने दावा किया कि इस साल पाकिस्तान की विकास दर 0.29% हो सकती है, जिसके लिए उसने शहबाज शरीफ सरकार की गलत आर्थिक नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। दावा किया गया कि गलत आर्थिक नीति के कारण वो अपने लक्ष्य से चूक गई, जिससे पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर लोगों का रोजगार चला गया। यही नहीं, 59 साल में महंगाई दर 36% तक पहुंच गई, क्योंकि दुनिया के देशों को कर्ज देने वाली संस्था IMF की शर्तें मानकर शहबाज सरकार ने जरूरी सामान की कीमतें बढ़ा दी, जिससे अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा। लेकिन शहबाज सरकार ना तो IMF से कर्ज ला पाई और ना ही अर्थव्यवस्था को बचा पाई, जिससे इस कारोबारी साल में पाकिस्तान की जीडीपी विकास दर 0.29% रहने की उम्मीद है। यानी पाकिस्तान की आर्थिक नैया पूरी तरह से डूबने वाली है, जिसका असर भी दिखने लगा। पाकिस्तान के उद्योगपतियों के संगठन PBC यानी पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने दावा किया कि बड़े कारोबारी पाकिस्तान से हाथ खींचने लगे, जिसकी वजह से कंगाल पाकिस्तान को निवेश मिलना काफी मुश्किल हो गया, जबकि उसे इस वक्त पैसे की सख्त जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर खड़ा है। इस बीच PBC ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान में आर्थिक संकट और गहरा सकता है, क्योंकि बदहाल पाकिस्तान में कोई भी कारोबारी निवेश नहीं करना चाहता। PBC ने इमरान खान की गिरफ्तारी से फैली अशांति और IMF से मिलने वाले कर्ज में देरी को इसकी बड़ी वजह बताया। पाकिस्तानी बिजनेस काउंसिल के मुताबिक पाकिस्तानी रुपया इस वक्त दुनिया की सबसे कमजोर करेंसी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान सरकार को किसी नए निवेश की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। साथ ही PBC ने शहबाज सरकार के बड़े उद्योगों पर 10% सुपर टैक्स लगाने के फैसले का भी विरोध किया। उधर ईरान के अपने एक परमाणु प्लांट के पास लंबी चौड़ी सुरंगें बनाने की पोल खुलने के बाद उसके तेवर नरम पड़ गए। उसके परमाणु प्रोग्राम के चीफ ने कहा कि ईरान UN की एटॉमिक एजेंसी IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ पूरा सहयोग करेगा, जबकि इससे पहले तक ईरान IAEA को आंखें दिखाने में लगा था। मगर अब उसके न्यूक्लियर चीफ ने कहा कि जब भी ईरान कोई नई गतिविधि शुरू करेगा तो वो इसकी जानकारी IAEA को जरूर देगा। ईरान के ये सुर तब बदले जब 3 दिन पहले एसोसिएटेड प्रेस ने अपनी रिपोर्ट छापी कि ईरान अपनी राजधानी तेहरान से करीब 225 किलोमीटर दूर नतांज न्यूक्लियर साइट के पास सुरंगें बना रहा है। ईरान का नतांज न्यूक्लियर प्लांट बीते 2 दशकों से पूरी दुनिया का सिरदर्द बना हुआ है। ऊपर से ईरान वहां कोई छोटी मोटी सुरंगें नहीं, बल्कि 260 से 328 फीट गहरी सुरंगें बना रहा है। ये इतनी ज्यादा गहराई है कि कहा जा रहा है कि अमेरिका के बम भी ईरान की सुरंगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। उधर रूस को अपनी ताकत दिखाने के लिए अमेरिका ने अपने पास मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर पुतिन के पड़ोस में मूव कर दिया। अब अमेरिका का यह जहाज नॉर्वे की सेना के साथ युद्धाभ्यास करेगा। और जंग लड़ने की प्रैक्टिस किसके खिलाफ होगी ये तो पूरी दुनिया जानती है। अमेरिका और नेटो का दुश्मन रूस। बताया गया कि एक दिन पहले अमेरिका का USS जेरल्ड R. फोर्ड जहाज नॉर्वे पहुंचा, और नॉर्वे रूस का पड़ोसी तो है ही, वो नेटो का सदस्य भी है। ऊपर से नॉर्वे के मीडिया में खबरें चल रही हैं कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर आर्कटिक सर्कल के उत्तर में भी जाएगा। इसी बात पर रूस तमतमा गया। नॉर्वे में रूस के दूतावास ने साफ कह दिया कि जब आर्कटिक में कोई जंग ही नहीं है और न ही नॉर्वे को रूस से कोई खतरा है, तो फिर वहां अमेरिका के जंगी जहाज के पहुंचने का क्या मतलब है। इस बीच यूक्रेन को हथियार देकर जल्द रूस को हराने का दावा करने वाले देशों को नेटो ने बहुत बड़ी चेतावनी दी। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि पश्चिमी देश रूस को बिल्कुल भी हल्के में न लें, नहीं तो यूक्रेन और उसके साथियों को मुंह की खानी पड़ेगी। नेटो के सेक्रेटरी जनरल यान्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि यह सच है कि यूक्रेन में रूस ने बहुत नुकसान उठाया है। उसके सैन्य उपकरणों की क्वालिटी बेकार है, उसकी सेना की ट्रेनिंग भी खराब है और हौसला भी टूटा पड़ा है। लेकिन इन सब दिक्कतों के बावजूद यह भी सच है कि रूस अपनी इन सभी खामियों को संख्या बल से भरने में लगा है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि यूरोप और अमेरिका को लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए।